आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये 11th का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। ठीक है, देखते हैं क्या होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं तो बीच में जो फॉर्म होते हैं ना, मतलब प्रोडक्ट से पहले और रिएक्टेंट के बाद, उन्हें कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्योंकि अनस्टेबल होते हैं इसीलिए रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं और इन्हें हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे कार्बोकटायन। कार्बोनियम आयंस कहते थे इन्हें पहले, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कटायन। तो कार्बोकटायन एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें क्या होता है कि जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 8 नहीं होते हैं, तो कमी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इस कमी को पूरा करना चाहते हैं, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, ये रीज़न है इनकी रिएक्टिविटी का। अब अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे ये है, ठीक है, कार्बन है, क्लोरीन के साथ अटैच है। अब क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हो गया और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो डायरेक्ट आयनाइजेशन हो तो कार्बोकटायन फॉर्म हो सकते हैं। दूसरा क्या मेथड है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अगर हम उनकी प्रोटोनेशन कर दें, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो कर रहा है। मान लो इस कार्बन पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस पे आके तुम्हारा H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव रह जाएगा। तो इस तरह से कार्बोकटायन फॉर्म हो सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कार्बोकटायन का कैसा होता है। कार्बोकटायन में जो हमारी कार्बन होती है ना, वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं कार्बन के, वो तो क्या करते हैं? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। और जो एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है कार्बन का, वो खाली पड़ा रहता है। ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया। जो 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं और वो 3 बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरी एटम के साथ। और जो एक अनहाइब्रिडाइज p है वो कैसा रहता है? खाली रहता है। ठीक है, अब अगर मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखूं कि कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ये अगर किसी को इनके बारे में नहीं पता है तो लास्ट वीडियो में हम ये कर चुके हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, हमें पता है ये हमारा मिथाइल कार्बोकटायन है जिसमें हमारी कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ी है। फिर अगर हमारा कार्बन जिस पे पॉजिटिव है वो एक और कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 और कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी और 3 और से जुड़ा है तो टर्शरी। ठीक है, अब हमारी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देगा वो इसे स्टेबल कर देगा। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अपने पे चार्ज नहीं चाहता है, चार्ज उसे अनस्टेबल करता है और हर कोई मॉलिक्यूल चाहता है कि चार्ज हट जाए उस पे से। तो मिथाइल में 3H है, लेकिन जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो इसमें एक एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। अब जो एल्काइल ग्रुप है इसका कैसा इंडक्टिव इफेक्ट होता है? प्लस आई, मतलब देने वाला। ये कार्बन को दे रहा है और कार्बन पे पॉजिटिव था, मतलब उसकी कमी को दूर कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। अब जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं और दोनों का ही प्लस आई है इंडक्टिव इफेक्ट, तो दोनों देंगे इस कार्बन को, तो ये और ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी। और यहाँ पर टर्शरी में देने वाले 3 लोग हैं तो कमी को बहुत अच्छे से पूरा करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे देखूँ तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा? मिथाइल कार्बोकटायन। ठीक है, और अगर तुमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा जाता है तो वो इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर? तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कैसे बता सकते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप है उसके पास कैसा इंडक्टिव इफेक्ट है? प्लस आई। तो जब एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा हमारी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा? जो पॉजिटिव चार्ज तुम्हारी कार्बन पे पहले से था उसे रिड्यूस करेगा, क्योंकि दे रहा है, कमी को पूरा कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाएगा और जो कार्बोकटायन है वो स्टेबल हो जाएगा। अब टर्शरी में देने वाले 3 लोग हैं तो बहुत अच्छे से स्टेबल करेगा, सेकेंडरी में देने वाले 2 लोग हैं तो इससे थोड़ा कम, प्राइमरी में देने वाला एक ही है और मिथाइल में देने वाला कोई भी नहीं है। तो ये ऑर्डर हो गया हमारा कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव
इलेक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा कार्बोकटायन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही है और एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल पड़ा है। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, किसके साथ, जो इसके साथ में कार्बन लगे और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उनका जो सिग्मा ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इनमें, तो डीलोकलाइजेशन होती है इनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, वही होगा और उससे ये स्टेबल करेगा। अब जब मैं टर्शरी की बात करूंगी हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग भी टर्शरी जो है मेरा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों, क्योंकि टर्शरी में जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 3 ये रे, टर्शरी में हमारे पास ये है, ये कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज, इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज खाली पी ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करेगा किसके साथ, जो इसके साथ कार्बन जुड़ी है और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं उनके सिग्मा ऑर्बिटल के साथ करेगा। तो अगर टर्शरी की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, टोटल में 9 हो गए। अगर सेकेंडरी की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हो गए। प्राइमरी की बात करें तो 3 हो गए, मिथाइल की बात करें तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा ही नहीं। और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, सेकेंडरी में 6 आ गए तो 6, टर्शरी में 9 आ गए तो 9, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन, तो इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। हाइपर कॉन्जुगेशन कैन टेक प्लेस थ्रू ओवरलैप ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ सी एच बॉन्ड। ये जो तुम्हारा सी एच बॉन्ड का सिग्मा ऑर्बिटल है इसका ओवरलैप होता है किसके साथ, जो तुम्हारा कार्बोकटायन है उसका जो खाली ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल उसके साथ। ठीक है, और ऑर्डर हो गया कि टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन जो तुम्हारा कार्बोकटायन है उसके साथ जो कार्बन जुड़ी है उसके हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे ना, तो यहाँ पर 3 हो गए, सेकेंडरी में वो 6 हो गए और टर्शरी में 9 हो गए। ठीक है, तीसरा इफेक्ट है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस, अब रेजोनेंस जैसे कार्बोकटायन है जिनमें जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है तुम्हारी कार्बन एटम वो किसी डबल बॉन्ड से अटैच है या मैं कहूँ बेंजीन रिंग से अटैच है, तो वहाँ पर रेजोनेंस होगी और वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा एलाइल कार्बोकटायन है, इसमें क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ सकता है, तो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो एलाइलिक कार्बोकटायन क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे अगर मैं बेंजाइल कार्बोकटायन की बात करूँ जिसमें फिनाइल रिंग के साथ एक कार्बन लगा है और उस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इस तरह से डीलोकलाइजेशन होती रहेगी पूरे पॉजिटिव चार्ज की बेंजीन रिंग पे, तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बेंजाइल कार्बोकटायन है और एलाइल कार्बोकटायन है वो रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। अगला है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन बेंजाइल कार्बोकटायन, मतलब अगर कोई सब्सटीट्यूएंट लगा है तो उसका कैसा नेचर है और वो नेचर किस तरह से इफेक्ट करेगा हमारी कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को, वो देखते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है हमारे कार्बन के ऊपर कार्बोकटायन में, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया तो वो क्या करेगा, कमी को पूरा करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा, तो हमारे कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर देगा। ऑन द अदर हैंड अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसका इफेक्ट कैसा है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो डिस्टेबलाइज कर देगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो वो हमारे कार्बोकटायन को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर विनाइल और फिनाइल कार्बोकटायन है तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, क्यों होते हैं वो देखते हैं। ये हो गया हमारा विनाइल कार्बोकटायन, ठीक है, और ये हो गया हमारा फिनाइल, मतलब उसी कार्बन पे जो बेंजीन रिंग का पार्ट है उसी पे पॉजिटिव चार्ज है, C6H5 पॉजिटिव, या ये दोनों बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। अब क्यों नहीं है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्योंकि जो वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन का जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बोकटायन है जो तुम्हारा, उसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है डबल बॉन्ड के, इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगी, और रेजोनेंस नहीं होगी तो स्टेबल नहीं है। अगला है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनाइन। ठीक है,
वो कटायन था, ये अनायन है। कटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, अनायन मतलब हमारी कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो कह सकते हैं कि केमिकल स्पीशीज जिनमें कार्बन पे कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे ये है तुम्हारा, ये अगर मैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ कार्बन के तो 8 ही हैं, लेकिन इसके पास क्या है, 3 तो ये बॉन्ड बना रहा है और एक इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर हो गए और 1 लोन पेयर हो गया। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब रिएक्टिव क्यों होते हैं, अब इसके पास लोन पेयर है तो इसके पास टेंडेंसी है कि ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो क्या क्या कह सकते हैं कि कोई जैसे एक मॉलिक्यूल था, अब ये हाइड्रोजन चला जाए अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन को देके, तो H पॉजिटिव की तरह चला जाएगा और ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास आ जाएंगे, तो कार्बन के पास लोन पेयर आने की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो कैसे फॉर्म हो सकते हैं, बाय डिसोसिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच 1 एटम लीव विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब एक एटम चली गई यहाँ से लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर नहीं गई, H पॉजिटिव की तरह चला गया, H2O बाहर निकल गया और ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास आ गए, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। 3 वो बॉन्ड बना रही है और एक उसके पास लोन पेयर। मेथड है बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाली कार्बन ले जाते हैं तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता हो, जहाँ पर कमी होगी वो वहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर जुड़ गया और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जा चुके हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन आयन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयंस। अब कार्बन आयंस की जो कार्बन होती है हमारी, वो कैसी होती है, sp3 हाइब्रिडाइज होती है। ठीक है, और शेप होनी टेट्राहेड्रल चाहिए, लेकिन डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होती है, कह दो कि पिरामिडल होती है। ये स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये 3 तो बॉन्ड बना रही है, सिग्मा बॉन्ड बना रही है दूसरी एटम्स के साथ, और जो एक और इसका sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें क्या पड़े हैं, लोन पेयर पड़े हैं। ठीक है, दूसरी बात, वैसे टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109.5 डिग्री, लेकिन इसमें ये एंगल कम हो जाता है क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इस रिपल्शन की वजह से ये एंगल छोटा हो जाता है और शेप कैसी हो गई, पिरामिडल हो गई। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसे भी हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के इफेक्ट पे बता सकते हैं, या रेजोनेंस के इफेक्ट के बेसिस पे बता सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो क्या होता है, प्राइमरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। क्यों, क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है उसका कैसा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई, पहले से इस पे नेगेटिव चार्ज है, पहले कार्बन आयन है ना, नेगेटिव चार्ज है, मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और ये अल्काइल ग्रुप आके क्या कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। वो तो चाहता है कि चार्ज खत्म हो और अल्काइल ग्रुप आके चार्ज को बढ़ा रहे हैं, जो जितना ज़्यादा उस चार्ज को बढ़ा देगा उतना ज़्यादा डिस्टेबल कर देगा। इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है वो प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। देखो ये क्या है हमारा, टर्शरी कार्बन आयन जिसमें कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ी है, ये हो गया सेकेंडरी जिसमें कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो 2 और कार्बन से जुड़ी है, ये हो गया प्राइमरी, और ये हो गया तुम्हारा मिथाइल कार्बन आयन। ठीक है, अब इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये कैसे है, इनका इफेक्ट प्लस आई है, ये भी दे रहे हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो कितनी ज़्यादा बढ़ा दी इसने नेगेटिव चार्ज को, मतलब क्या कर दिया, डिस्टेबल कर दिया। अब यहाँ पर देने वाले 2 हैं तो चलो इससे कम कर रहा है, लेकिन कर तो ये भी रहा है डिस्टेबल क्योंकि नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। यहाँ पर भी एक जन है देने वाला तो ये भी बढ़ा रहा है, और जो मिथाइल है इसमें तीनों एच है, इसमें कोई भी नहीं दे रहा है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, मिथाइल कार्बन आयन, फिर प्राइमरी, फिर उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी। ठीक है, अगला फैक्टर है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन तीनों को देखो, इसमें वो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, मतलब sp हाइब्रिडाइज हो गई है। इसमें वो कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड से दूसरी कार्बन से अटैच है, तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गई, इसमें सिंगल से अटैच है तो sp3 हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है उसमें s करेक्टर ज़्यादा होगा, 50% हो गया, sp2 में 33.3% हो गया और sp3 में 25% हो गया। जिसमें जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो नेगेटिव चार्ज को ईजिली एकोमोडेट कर सकता है, मतलब कि वो स्टेबल करेगा। इसीलिए sp वाली सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, फिर sp2 वाली और सबसे कम sp3 वाली।
ठीक है। अगला है रेजोनेंस। ठीक है, अगर कार्बन आयन की जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ी है या फिर वो बेंजीन रिंग से जुड़ी है तो वहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस होने की वजह किससे क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाएगी ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर, ये यहाँ आ जाएंगे, एलाइलिक कार्बन आयन है ये, और ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया ये। अगला टॉपिक है हमारा फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास ओड या अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और उस अनपेड इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो करते हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे होते हैं, जैसे कोई बॉन्ड है और उसका होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। होमोलिटिक क्लीवेज क्या था कि बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास आ गया, तो फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अब ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास ओड इलेक्ट्रॉन है और वो चाहता है पेयर होना, तो इसी कारण से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर्मेशन, अब फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कैसे फॉर्म होते हैं, थर्मल या फोटोकेमिकल होमोलिसिस ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। कोई कोवलेंट बॉन्ड है, हीट की प्रेजेंस में या फिर लाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। ठीक है, तो हमारे फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसकी कार्बन होती है वो कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है। जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं किसी और एटम के साथ, एंगल 120 डिग्री हो जाता है, और जो एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल बच गया ना, उसमें जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पड़ा रहता है। ये इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे देख सकते हैं या रेजोनेंस के बेसिस पे देख सकते हैं। पहले बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होती है इसमें। अब ये तुम्हारा फ्री रेडिकल वाली कार्बन है। ठीक है, इसका जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ, किसके साथ, जो उसके साथ में कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उनका सिग्मा ऑर्बिटल जो है उसके साथ। ठीक है, ये वही है कि टर्शरी के केस में क्या होगा, स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे क्योंकि नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगी, सेकेंडरी के केस में 6 होंगी, प्राइमरी के केस में 3 होंगी, तो वो कम स्टेबल। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा कि टर्शरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, अगर रेजोनेंस की फॉर्म में से लिखे तो इस तरह से लिखेंगे ना कि ये है, इस पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ में एक हाइड्रोजन दिखा दी। अब क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन, इसे हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा था ना, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो इस तरह से अब टर्शरी के केस में वो हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा हैं, सेकेंडरी के केस में उससे कम, प्राइमरी के केस में सबसे कम, इसीलिए टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अगला इफेक्ट है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। जैसे एलाइल फ्री रेडिकल है हमारा, ये रहा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये यहाँ पर आ जाएगा और जो रेडिकल है, जो तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर चला जाएगा। ऐसे ही बेंजाइल रेडिकल की अगर हम बात करें तो ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। पहले ये बॉन्ड यहाँ आया, रेडिकल यहाँ चला गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ आया, जैसे इसमें रेडिकल यहाँ आ गया, फिर ये वाला यहाँ चला गया, रेडिकल यहाँ आ गया, इस तरह से। ठीक, अब जैसे ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल है। ठीक है, इसमें जो कार्बन है जिस पे रेडिकल है वो 3 फिनाइल रिंग से अटैच है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होता है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने ज़्यादा बनेंगे, इसके कारण भी बनेगा, इसके कारण भी बनेगा और इसके कारण भी बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। टॉपिक है हमारा कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या है, आर न्यूट्रल डाइवेलेंट केमिकल स्पीशीज इन विच कार्बन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 2 एटम एंड हैज 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कार्बन जो है वो 2 और एटम के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बना रही है और उसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं जिनमें कि 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ठीक है, ये हो गए कार्बिन। अब जैसे कि ये है CH2 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, CCl2 हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये Cl के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रही है और इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं जिनमें कि 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है ये। अब अगर टाइप्स की बात करें, 2 तरह की होती हैं, एक सिंगलेट, एक ट्रिपलेट। ठीक है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे बता रखा है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट क्या होता है, जो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है ना वो होती है 2s+1, जो जिसमें हमारा जो s है वो क्या है, हमारा नेट स्पिन कितनी है। ठीक है, सिंगलेट में क्या होता है, सिंगलेट में होता है कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं ना कि 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं सिंगलेट में। ट्रिपलेट में क्या होता है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो पेयर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगलेट में क्या है, जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है और जो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं उनमें से 2 तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं बाकी 2 एटम के साथ, और जो एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें क्या पड़े हैं तुम्हारे, लोन पेयर पड़े हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन सेम के अंदर पड़े हैं, सेम ऑर्बिटल के अंदर,
तो पेयर्ड है, यही कहा था हमने कि सिंगलेट में क्या है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब जब ये पेयर्ड हैं, मैं इनकी नेट स्पिन की बात करूँ, एक की स्पिन होगी 1/2, एक की स्पिन होगी 1/2 और दूसरे की स्पिन -1/2 होगी, तो नेट स्पिन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर नेट स्पिन हो गई 0। तो अगर मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूँ इस फॉर्मूले से, जहाँ पे हमारा एस क्या था, नेट स्पिन, वो क्या है 0, 2 × 0 + 1 मतलब 0 + 1 मतलब 1 हो गई इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसीलिए इसे कहते हैं सिंगलेट, ठीक है। अब ट्रिपलेट की बात करते हैं। ट्रिपलेट में क्या है, जो कार्बन है ना वो sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है तो दो जो इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और जो दो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल बचे हैं उन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है इसमें, जैसे कि सिंगलेट में पेयर्ड थे, इसमें अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो अगर हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो जो नेट स्पिन होगी, एक की भी 1/2, दूसरे की भी 1/2, 1/2 + 1/2 1 हो गई, तो 2 × 1 + 1 मतलब 2 + 1 मतलब 3। तो इस ठीक के बेसिस पे इसे क्या कहते हैं, हम ट्रिपलेट कहते हैं। अब बात आती है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी की। तो जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन सिंगलेट, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ट्रिपलेट की जो एनर्जी है वो कम है एज कम्पेयर टू सिंगलेट। अब ऐसा क्यों होता है, ट्रिपलेट में जो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े हैं, तो इनके बीच में कोई रिपल्शन नहीं है, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। सिंगलेट में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के अंदर है, उनमें रिपल्शन होगी और वो लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक है हमारा कार्बोकटायन का, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। इसे 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। हमें पता है कि टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी से। तो कई बार क्या होता है कि प्राइमरी चाहता है ज़्यादा स्टेबल होना, वो अपने आप को सेकेंडरी में चेंज करता है, और वो करता कैसे है, 1-2 शिफ्ट से। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा प्राइमरी कार्बोकटायन है, ये क्या करेगा, ये चाहता है सेकेंडरी में चेंज हो जाए। क्यों, क्योंकि जो सेकेंडरी है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके साथ वाली कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन मूव कर जाएगा अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। मतलब H भी जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी जाएगा इस कार्बन के पास। अब जब ये चला जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसा कि आ गया यहाँ पर, और ये H यहाँ चला गया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया और CH3 हो गया। ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया। इसे कहते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। 1-2 मिथाइल शिफ्ट भी हो सकती है, जैसे ये भी प्राइमरी कार्बोकटायन है। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन मूव करने की बजाय मिथाइल ग्रुप मूव करेगा इस कार्बन के पास और अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ मूव करेगा, तो तुम्हारी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर CH2 CH3 हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी में चेंज हो जाएगा, और सेकेंडरी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए ये हुआ। तो इस टॉपिक का नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। आज के लिए इतना ही। आज हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कार्बोकटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल और कार्बीन्स पढ़ा, ठीक है।